केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह कहा जाता है कि मार्च 2026 तक बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। शुरुआत में यह सुनने में थोड़ा अटपटा लगता था, क्योंकि जो इतने लंबे समय से नक्सलवाद का जो दंश है जिसको बस्तरवासी झेल रहे हैं, ये ऐसे अचानक कैसे खत्म हो जाएगा। लेकिन लगातार पुलिस की प्रयासों से, केंद्र की सरकार, राज्य सरकार के समन्वय से यह होता चला गया। पुलिस की बटालियन जिन्होंने कार्य आगे बढ़ाया और लगातार इस दिशा में काम किया कि नक्सलवाद को खत्म की कगार पर पहुंचाया जाए। और आज का दिन है जब कुछ ही दिन पहले डीवीसीएम के एक नक्सली पापा राव ने आत्मसमर्पण किया, और जिसके साथ यह कहा जा सकता है कि नक्सलवाद लगभग एक छोर तक पहुंच गया है, जो बस्तर से बिल्कुल दूर चला जाएगा। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बस्तर के आईजी सुंदरराज पी साहब हैं, जिनसे कुछ सवाल है नक्सलवाद को लेकर। इनसे जानते हैं कि नक्सलवाद के कुछ ऐसे अनकहे सवाल थे जो आज तक सामने नहीं आए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि फोर्सेस एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है आज नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। और बहुत सारे चुनौतियां जो हैं पुलिस को सामने देखने को मिली। कुछ हमारे जवान भी हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कुछ शहीद भी हुए, कुछ घायल भी हुए। लेकिन आज इसी का ही परिणाम है। आज पुलिस की ही सहायता के कारण आज एक इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि नक्सलवाद जो है वो लगभग खात्मे की ओर आ चुका है। सर, सबसे पहला इसी को ही लेकर एक सवाल है कि 40-50 साल से, लगभग 5 दशकों से जो नक्सलवाद का दंश बस्तर झेलता चला आ रहा था, आज वह समस्या जो है खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। कैसा लगता है सर आपको? भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का एक स्पष्ट संकल्प है और क्षेत्र की जनता के मन मन में भी यही बात है, नक्सलवाद खत्म हो और बस्तर के लिए नया पहचान प्राप्त हो और क्षेत्र की जनता की इच्छा के अनुरूप विकास कार्य को गति दे सकता है। इसी संकल्प के तहत हमारा सुरक्षा बल सदस्य ने स्थानीय प्रशासन और अन्य जितना भी जो स्टेक होल्डर्स है, जनप्रतिनिधिगण है, क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकगण है और मीडिया के साथीगण और ऐसा अनेक स्टेक होल्डर्स है, जिनके साथ मिलकर अभी एक इंटीग्रेटेड कार्य योजना के तहत काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप हम आगामी 2-4 दिन में ये दावा करने की स्थिति में पहुंच गई है, बस्तर संपूर्ण रूप से नक्सल गतिविधि से मुक्त हो गई है। नक्सल मुक्त बस्तर हमारा एक संकल्प रहा, वो संकल्प कहीं ना कहीं अभी साकार होते हुए नजर आ रहा है। सर, डेडलाइन करीब आ गया है। लगभग जो 5 दशकों से पहले माइक्रो इंटीरियर पे वो गांव थे जहां पर नक्सलवाद चरम सीमा पर थी, जहां पर नक्सलवाद के कारण वहां के गांव के जो लोग हैं काफी डरे हुए होते थे, आज वो स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। आज उस गांव में क्या हाल है सर? नक्सल समस्या के लिए बस्तर क्षेत्र में क्षेत्र की जनता सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और पीड़ित रहा, क्योंकि शुरू में जल जंगल जमीन के विषय पर क्षेत्र की जनता को माओवादी द्वारा दिग्भ्रमित कर गुमराह करते हुए उनकी क्षेत्र के कम उम्र का बालक बालिका युवा युवतियों को जबरन अपना संगठन में भर्ती करके अनेक हिंसात्मक गतिविधि में उनको शामिल किया गया और कई कई प्रकार का प्रावधानों को सामने करना पड़ रहा। इन सब विषय को तब क्षेत्र की जनता देख लिया, नक्सल का असली चेहरा है जो जन विरोधी, आदिवासी विरोधी और विकास विरोधी चेहरा देख लिया और नक्सल संगठन को साथ देना छोड़ दिया। और वर्तमान में ऐसा परिस्थिति बन गई, नक्सल के लिए कोई आधार क्षेत्र शेष नहीं बचा है। पूर्व में अबुझमाड़ इलाका, नेशनल पार्क एरिया और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स है और इंटर स्टेट बॉर्डर्स, इन सब इलाके में और अंदरूनी वनांचल क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थिति को अपना पक्ष में इस्तेमाल करते हुए नक्सल द्वारा इस इलाके में अपना एक मजबूत आधार क्षेत्र के रूप में बढ़ा कर रखे थे। लेकिन अब वर्तमान में ऐसा कोई इलाका नहीं रहा जहाँ पर नक्सली के लिए किसी प्रकार का सहयोग या समर्थन मिल रहा है। संपूर्ण इलाके में अभी नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से अभी समाप्ति की ओर है और इलाके में विकास कार्य को गति मिल रहा है और ग्रामीण इलाका में अभी एक प्रकार का उत्साह और एक प्रकार का विश्वास का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। और आने वाले समय में इस वातावरण को और भी सकारात्मक रूप से परिवर्तित करते हुए बस्तर इलाका की एक नया पहचान दिलाने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। सर, नक्सलवाद खात्मे को लेकर एक अहम मुहिम भी छेड़ी गई थी और ये बहुत अच्छा एक फैसला था
कि तमाम माइक्रो इंटीरियर गांवों में और नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में लगातार कैंपों का विस्तार किया गया। कैंप आए, वहां पर सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो आए, जिसके कारण रोड का निर्माण हुआ, गांव में विकास जो है वो उसकी गति काफी बढ़ गई। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि वो सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो धीरे धीरे वापस जो है अपने कार्य क्षेत्रों में वापस चले जाएंगे। तो क्या सर वो सेंट्रल फोर्सेस एक मुश्त के संख्या में वहां से वापस चले जाएंगे, या धीरे धीरे समस्याओं को जो देखते हुए, स्थितियों को देखते हुए धीरे धीरे वो कूच करेंगे सर? वर्तमान में बस्तर संभाग के अंतर्गत क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए हमारा स्पेशल फोर्सेस जैसा डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, कोबरा और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, तमाम सुरक्षा बल अभी एक इंटीग्रेटेड कार्य योजना के तहत काम कर रहे हैं, जिसके परिणाम भी काफी सकारात्मक रहा। भविष्य में कौन सी फोर्स कहाँ पर तैनात रहेगा, ये निर्णय शासन स्तर पर होगा और शासन इस विषय पर लेकर उचित समय पर उचित निर्देश पुलिस मुख्यालय के माध्यम से देगा। लेकिन बल की कभी कोई कमी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास अभी पर्याप्त बल संख्या और भविष्य में भी बल संख्या में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा। हाल फिलहाल में शासन द्वारा 1500 का डीआरजी बस्तर फाइटर्स का अतिरिक्त बल भी सैंक्शन किया और 10 नवीन थाना भी स्वीकृत किया गया और हाल फिलहाल में काफ़ी भर्ती भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जो सुरक्षा बल सदस्य का आरक्षक से लेकर अभी सब इंस्पेक्टर तक भर्ती प्रक्रिया स्टेट ने किया। इस प्रकार बल में कभी कोई कमी नहीं होने देगा। कौन सी इलाके में कौन सी प्रकार के बल रहेगा, ये निर्णय शासन द्वारा समय समय पर लिया जाता है और क्षेत्र की जनता को हम ये आश्वासन देना चाहते हैं, पुनः कभी इस इलाके में कोई सुरक्षा के लेकर वैकम स्थिति नहीं बनेगा। सुरक्षात्मक कारणों में किसी प्रकार का कोई कमजोरी या कोई किसी प्रकार का कोई ढिलाई देखने के लिए नहीं मिलेगा। जितना भी हमारा स्थानीय बल है, बाहर के जो फोर्सेस हमारा सहयोग में, सब मिलकर आने वाले समय में भी बेहतरीन जो रणनीति के साथ काम करें, ताकि संपूर्ण क्षेत्र में जो एक सिक्योरिटी वैकम पूरा क्रिएट नहीं रहेगा, जो और भी मजबूती से हम सुरक्षात्मक परिस्थिति को जनता तक पहुंचाने के लिए काम जारी रहेगा। सर, नक्सलवाद के बीच ही एक चीजें जो देखने को सामने आती थी, नक्सली जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए और अपने नक्सलियों को जो शहीद बताकर जो उनके स्मारक निर्माण जो करते थे, वो बहुत बड़े पैमाने पे करते थे। बहुत ऊंचे स्मारक जो है उनका निर्माण करते थे, जो गांव दराजों में देखने को मिलते थे। लेकिन लगातार इस मुहिम के बाद में फोर्सेस द्वारा जो है वो स्मारकों को तोड़ा गया। बहुत सारे संख्याओं में स्मारक जो है वो टूटते चले गए। सर, सारे लगभग नक्सलिज्म को लेकर सारे आंकड़े जो है वो तो हमारे पास है, जिसमें आत्मसमर्पण, आईडी और लगभग तमाम चीजें जो हैं जिनके आंकड़े हमारे पास है। लेकिन जो स्मारक नक्सलियों द्वारा बनाए गए थे, जिनको तोड़े गए, इनके भी जो डिटेल्स हैं, इनके भी आंकड़े जो हैं वो लोगों के सामने आएंगे कैसे? पूर्व में माओवादी संगठन द्वारा अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की स्मृति में स्मारक बनाकर उनकी जो स्थापना दिवस है या अन्य जितना भी उनका कैलेंडर इवेंट्स होते हैं, उसी दौरान क्षेत्र की जनता को कंपलसरी उन इलाकों में इकट्ठा किया जाकर अपना पार्टी के जो प्रचार प्रसार की जाती है, जो जल जंगल जमीन के विषय को लेकर क्षेत्रीय जनता को गुमराह करने के लिए कोई ना कोई आयोजन की जाती है। लेकिन वर्तमान में क्षेत्र की जनता जान लिया है, जो इस प्रकार का स्मारक सिर्फ एक भय का दिखाने के लिए एक आतंक का प्रतीक रूप में माओवादी द्वारा पूर्व में इस्तेमाल की गई। इस स्मारक से किसी प्रकार का उनका क्षेत्र की जनता को कोई भलाई नहीं हुआ या किसी प्रकार का उनका कोई फायदा नहीं होते। इसलिए जनता ने काफ़ी बड़ी संख्या में भी स्मारक को ध्वस्त करने के लिए लगातार पुलिस को सूचना भी दे रहा है। उसी कारण से हाल फिलहाल में काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सल का जो स्मारक है उसको हटाया गया, क्योंकि ये तो एक गैरकानूनी संगठन है, विधि विरुद्ध काम करने वाले संगठन थे। इसलिए उनकी सतह से किसी के स्मृति में कोई स्मारक बनाना, कोई इसमें किसी प्रकार का औचित्य नजर नहीं आ रहे थे। इसलिए सभी इस प्रकार के स्मारक को हटा दिया जा रहा है। एक क्षेत्र की जनता का मन में भी यही मांग है, ताकि आने वाला पीढ़ी माओवादी के जो क्रूरता को किसी कारण से मतलब प्रभावित ना हो, क्रूरता से भयभीत ना हो। उसी कारण से जो स्मारक वारक को भी हटाया जा रहा है और इसकी जगह में जो शहीदों की स्मारक है, जो बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए सर्वोच्चतम बलिदान देने वाला हमारा सुरक्षा बल सदस्य है, जनप्रतिनिधि है, मीडिया के साथीगण है और क्षेत्र की जो जनता है, उन सब के प्रति आने वाला पीढ़ी उसकी कुर्बानी को याद करना चाहिए। उनकी बलिदान को याद करते हुए उनके द्वारा दिखाई दिया मार्ग में एक मजबूत बस्तर का निर्माण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, पुनर्वास नीति को लेकर ही जो नक्सली हैं
वो आत्मसमर्पण की दिशा में बढ़े और बहुत ज़्यादा संख्या में आत्मसमर्पण नक्सलियों ने किया। पुनर्वास की नीति कहती है कि जिसके तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को स्किल डेवलपमेंट, इसके अलावा होटल कोर्सेज, प्लम्बर, ऐसे तमाम चीज़ों के कोर्सेज उनको मुहैया कराए गए हैं, जिससे आने वाले समय में आत्मसमर्पण के बाद उनकी जो जीवन यापन की स्थिति है वो सुधर सके। लेकिन इसके बावजूद नक्सली चाहते हैं कि वो अपने गांव चले जाएं और वहां पर अपने परिवार के साथ रहकर खेती किसानी करें। ये कहाँ तक सही लगता है सर? क्या ऐसा हो सकता है कि नक्सली चाह रहे हों कि वो बड़े शहरों में रहकर ही स्किल डेवलपमेंट के सारे कोर्सेज के जरिए अपना जीवन यापन कर सके सर? शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी से प्रभावित होकर हाल फिलहाल में काफी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर द्वारा हिंसा के रास्ता त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से बाहर आए हैं। उन्हें शासन भी सभी प्रकार की सुविधा से लाभान्वित किया जा रहा है और समाज भी उनका स्वीकार कर रहा है। और आने वाला समय में इन सब आत्मसमर्पित और पुनर्वासित माओवादी कैडर के लिए जीवन यापन सकारात्मक तरीके से रहे, उसके लिए अलग अलग जो स्किल डेवलपमेंट में टेलरिंग, मोटर व्हीकल रिपेयरिंग है, कोई कारपेंटरी में, कोई होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटलिटी सेक्टर, इस प्रकार अलग अलग सेक्टर्स में उनका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है। आने वाले समय में जो पुनर्वासित माओवादी कैडर की इच्छा रहेगा वो कहाँ पर रहकर अपना जीवन को आगे सकारात्मक रूप से निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए सभी प्रकार का सहायता भी दी जाएगा। अधिकतम लोग वापस गांव जाना चाहते हैं, वो अच्छी बात है और अच्छी संकेत भी है। यदि वो वापस जाकर अपना परिवार के साथ रहकर गांव के माहौल में रहकर पुनः अपना क्षेत्र की जो विश्वास के लिए, विकास के लिए, शांति के लिए यदि काम करेंगे तो बेहतर होगा। समाज भी इसको स्वीकार कर रहा है। अभी हाल फिलहाल के पुनर्वास कार्यक्रम में आप सबने देखा होगा, काफी बड़ी संख्या में समाज की प्रमुख आकर इन्हें गुलाब का फूल देकर समाज में वापस उनको स्वागत की जा रही है। इस प्रकार की एक सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने के लिए मिल रहा है और ये सभी पुनर्वासित माओवादी कैडर का उनकी इच्छा अनुरूप ही मतलब इसका कार्य को अमल किया जाएगा, ताकि उनका कहाँ पर रहना है उसके लिए सुविधा है, उस सहायता दिया जाएगा और गाँव वापस जाना चाहते उनके लिए भी सभी प्रकार का सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। सर, पुलिस को लेकर आम जनता का ख्याल जो शुरुआत से आता था कि वो एक रूप में देखती थी कि पुलिस जो है वो आपराधिक गतिविधियों को कम करेगी, चोर, गुंडे, मवाली, ऐसे तमाम गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए पुलिस जो है अपना कदम आगे बढ़ाएगी। लेकिन अब ऐसे में बस्तर क्षेत्र, खासकर बस्तर क्षेत्र में देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या और खतरे को आज पुलिस जो है वो खत्म करने की कवायद में आगे बढ़ी है और लगभग उसको खत्म करने के एक छोर तक आ भी चुकी है। आपने इस कवायद को लीड किया, इस मुहिम को आपने लीड किया, आज आपको कैसा लग रहा है सर? वर्तमान में बस्तर में एक बदलते हुए परिस्थिति हमको देखने के लिए मिल रहा है। जो पूर्व में नक्सल घटना कारण से, नक्सल की हिंसात्मक गतिविधि कारण से बस्तर संभाग गलत कारणों से बाहर की दुनिया में चर्चा में रहते हैं। इधर आईडी ब्लास्ट या बड़ी बड़ी शहादत की घटना होते, लेकिन अभी वर्तमान में बस्तर इधर का प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए, इधर के सांस्कृतिक विरासत के लिए और भी आभार संभावना है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के कलेक्शन, मार्केटिंग, ये सब, इको टूरिज्म, इको ट्रेकिंग, बस्तर दशहरा दुनिया के एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है, 75 दिन चलने वाला फेस्टिवल। इस प्रकार बस्तर एक सकारात्मक कारणों के लिए अभी जाना शुरू होगी और आने वाले समय में इस प्रकार का आइडेंटिटी और मजबूत होगा। इन सब के पीछे एक टीम वर्क है जो बस्तर संभाग के अंतर्गत हमारा सभी जिला में जो संबंधित पुलिस अधीक्षक गण की नेतृत्व में अधीनस्थ बल सदस्य, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जिला प्रशासन है, क्षेत्र की जनता है, मीडिया के साथीगण है, जनप्रतिनिधिगण है और अन्य कई स्टेक होल्डर्स है जो सुरक्षात्मक कारण से उनका नाम नहीं ले पा रहा है। इन सबके एक संयुक्त प्रयास के कारण से हम आज इस परिस्थिति तक पहुंच पाए थे। निश्चित रूप से इस यात्रा में एक भागीदारी होने का हमें एक अवसर मिला है। उसको लेकर हम क्षेत्र की जनता के लिए और शासन के लिए और मां दंतेश्वरी के लिए हमेशा आभार भी है। लेकिन अभी भी आने वाले समय में जो काम शेष है और भी विकास कार्य को गति देना है और भी क्षेत्र का जो सकारात्मक एक छवि निर्मित करना है, ये सब काम आने वाले समय में जो संबंधित लोगों के माध्यम से लगातार की जाएगी और ये अच्छे एक टीम वर्क के परिणाम आज हम बस्तर इलाके में जो अशांति की जो स्थिति को बदलते हुए अभी शांति की स्थिति हमको देखने मिल रहा है। भय के वातावरण बदलते हुए अभी एक विश्वास और एक ताकत के वातावरण हमको देखने के लिए मिल रहा है। सर, आपने कहा कि आने वाले समय में पर्यटन क्षेत्र को भी जो है बढ़ावा मिलेगा। इसमें सर बस्तर को जो है एक स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि जंगल का क्षेत्र है।
नक्सलवाद खात्मे के बाद सर, क्योंकि ये एक स्वर्ग है, जंगल की मात्रा यहाँ ज़्यादा है। ये कहा जाता है कि अंदरूनी क्षेत्रों में, खासकर बीजापुर, सुकमा के क्षेत्रों में बहुत सारे पर्यटन क्षेत्र हैं जो अभी सामने नहीं आ पाए हैं। क्या लगता है सर, नक्सलवाद के खात्मे के बाद में ऐसे पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा और इस कदम पर सरकार या पुलिस जो है किस प्रकार जो है सपोर्ट में आएगी सर? नक्सल गतिविधि समाप्त होने के पश्चात बस्तर संभाग के आने वाला दिशा और दशा क्या रहेगा, वो क्षेत्र की जनता की इच्छानुरूप शासन द्वारा एक इंटीग्रेटेड कार्य योजना तैयार करके उसके क्रियान्वयन किया जाएगी। उस दिशा में लगातार कई प्रकार का जो विचार विमर्श और कंसल्टेशन ये सब कार्यक्रम चल रहा है। छत्तीसगढ़ शासन, भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन सभी ने इस दिशा में अपना पूरा ये रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रहा है और क्षेत्र की जनता जैसा चाहेगा, यदि इको टूरिज्म में और होम स्टे के कॉन्सेप्ट है और भी जैसा एडवेंचर स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स है, इस प्रकार का जो आभार संभावना है, ताकि स्थानीय युवा युवतियों को एक रोजगार का अवसर भी मिलेगा और बस्तर को बाहर के लोग आकर नज़दीक से देख सकता, समझ सकता और बस्तर की युवा युवती भी बाहर के दुनिया तक अपना संपर्क को जोड़ सकता है। इन सब दिशा में क्षेत्र की जनता के जैसा इच्छा वैसे आने वाले समय में प्रशासन और शासन द्वारा इसमें काम करेगा, ताकि बस्तर में जो अभी नक्सल गतिविधि पर समाप्त होने के पश्चात आगे की जो स्वरूप है, आगे की जो उनकी कार्य योजना है, उसी अनुरूप हम सकारात्मक रूप से निर्माण कर सकता है। सर एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप सर काफ़ी लंबे समय से बस्तर में रहे हैं, यहाँ एसपी का भी कार्यभार आपने संभाला है, उसके बाद आईजी। जब आपने आईपीएस ज्वाइन किया था यूपीएससी क्लियर होने के बाद में, क्या आपको कभी ऐसा लगा था कि बस्तर में रहकर जो सबसे बड़ी समस्या थी नक्सलवाद के बाद में, आतंकवाद के बाद में नक्सलवाद एक जो भारत की सबसे बड़ी समस्या थी, जो बस्तर में चरम सीमा पर थी, जिस समय आप यहाँ पर थे भी, क्या आपको ऐसा लगा था कि एक समय के बाद में नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और आपके लीड के बाद में आप यहाँ पर अभी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लीड भी कर रहे हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा था सर कि नक्सलवाद को खत्म होते आप देखेंगे, या आपके लीड होते ही नक्सलवाद जो है वो खत्म हो जाएगा सर? ये नक्सल समस्या वर्ष 1967 में शुरुआत हुआ। उस समय नक्सलबाड़ी गांव से शुरू होकर मतलब देश के अलग अलग पार्ट्स में ये फैलते गई और ऐसा एक समय आया 2003, 4, 5 से लोग 2014, 15, 16 की अवधि में, ये एक डिकेड का अवधि में नक्सल गतिविधि भारत देश की काफ़ी इलाका में फैल चुकी है और 90 से अधिक जिला नक्सल गतिविधि से प्रभावित रहा और इस समस्या को समाधान करने के लिए शासन द्वारा एक मजबूत कार्य योजना के तहत काम करने शुरू किया, जिसके परिणाम हम आज नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त बस्तर की एक संकल्प को हम कहीं ना कहीं मतलब जमीन में साकार होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। इसमें संपूर्ण एक टीम वर्क है और इस यात्रा में हमें भी एक भागीदारी देने के लिए एक अवसर शासन द्वारा प्रदान की गई और क्षेत्र की जनता का हमेशा सहयोग और समर्थन रहा और सभी टीम वर्क के मतलब हमारा बल सदस्य नीचे आरक्षक से लेकर सहायक आरक्षक से लेकर सभी अधीनस्थ अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी सबका एक मार्गदर्शन सहयोग हमेशा रहा और सभी स्टेक होल्डर्स जैसा मीडिया के साथी भी हमेशा बस्तर की जो तस्वीर को बाहर की दुनिया में सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए उनका भी एक प्रयास रहा, जनप्रतिनिधि का भी अपना भूमिका रहा और शासन का हमेशा मार्गदर्शन रहा। इस प्रकार एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के कारण से हम आज इस परिस्थिति तक पहुंच पाए हैं और निश्चित रूप से ये टीम वर्क का परिणाम ही है आज हम एक सकारात्मक स्थिति को देखने के लिए मिल रहा है और आने वाला समय बस्तर के लिए और बेहतर रहेगा और अच्छा रहेगा, ताकि नया पीढ़ी के लिए जो एक आगे बढ़ने के लिए उनका एक साधन मिलेगा, उनके एक मार्ग मिलेगा और एक बस्तर का सकारात्मक और पॉजिटिव आइडेंटिटी निश्चित रूप से निर्मित होगा। बस्तर का आने वाला समय और स्वर्णीय होगा और बेहतर होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चैनल के माध्यम से तमाम उस जनता की तरफ से पुलिस विभाग का, सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आज नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है और एक बड़ा कवायद जो है वो पुलिस विभाग की, जिसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रही है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे साथ थे बस्तर आईजी सुंदर राजपूत सर, जिन्होंने बहुत काफ़ी सूक्ष्मता से नक्सलवाद को लेकर सारे सवालों का जवाब दिया और सूक्ष्मता से हमको ये बताया कि नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या क्या समस्याएं थी, क्या चुनौतियां थी और जिनको खत्म करने के लिए कितनी समस्याओं का सामना, कितनी चुनौतियों का सामना जो है पुलिस विभाग को भी सामने से करना पड़ा है, जिसमें बहुत से पुलिस विभाग के अधिकारी और जवान जो हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जो तकलीफ़ों से जो गुजर रहे जवान थे, जिन्होंने इस मुहिम के अंतर्गत
अपने काफ़ी काफ़ी चीज़ों को छोड़ दिया। लेकिन आज यही एक दिन है जो पुलिस विभाग और सारे फोर्सेस की बदौलत आज बस्तर को नक्सलवाद की दंश से दूर रख रहा है। धन्यवाद।